Number 21. If 49x plus 51y is equal to 499 and 51x plus 49y is equal to 501, then find the value of x and y. इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस गिवन है और उनको हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस इक्वेशन में कुछ अलग है बेटा, ध्यान देना। इसमें देखो यहाँ पर 49x है और यहाँ पर 49y है, यानी कि x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 1 और y का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 2 सेम है। और इसी तरह से इधर हमारे पास 51y है और इधर 51x है, और इधर क्या है कि y का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 1 एंड x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 2 सेम है। जब भी ऐसा होता है तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से नहीं करते, और इस एलिमिनेशन मेथड से नहीं करते क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें जो वैसे भी जो आप देखो नंबर्स कितने बड़े हैं, 49, 51, 499, थोड़े बड़े नंबर्स है ना। अगर हम इसको एलिमिनेशन से करें, मान लो मैं यहाँ 51 से मल्टीप्लाई कराऊं इसको, इक्वेशन 1 में यहाँ 51 है ना एक्स का कोफिशिएंट, तो ऐसे ही करते हैं ना, 51 को इससे और 49 को इससे, तो कैलकुलेशन हमारी ज्यादा हो जाती है। जैसे 499 इंटू 51 करोगे तो कितना ज्यादा हो जाएगी कैलकुलेशन, तो इसलिए हम इस मेथड को अवॉइड करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को। तो इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना मेथड। सबसे पहले हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, आप इसको एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मेथड भी कह सकते हैं। इसमें हम एडिंग, दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करेंगे और फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो अब देखो बच्चा, इसमें हम अगर ऐड करते हैं तो ऐड करते वक्त ध्यान रखना सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज नहीं करने हैं, हमें नहीं करने हैं। ओके, तो अब ऐड करो, 49 प्लस 51 100 होता है ना, तो 100x, ऐसे इधर प्लस 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 हुआ, और 51y प्लस 49y 100y होगा। ओके, और 499 प्लस 501 1000 होगा। अब ध्यान दो, इधर ईच टर्म 100 से डिविजिबल है, डिवाइड हो जाती है। यस सर, हो जाती है, तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये मैंने 100 से डिवाइड दे दिया ईच टर्म को। अब ये 100 और 100 कट गया, क्या बचा x, ये और ये भी कट गया, और इधर प्लस का साइन है तो प्लस y, और 1000 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 जीरो 1000 के हट जाएंगे और क्या बचेगा 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 हम पहले लिख चुके हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, ध्यान से समझना बेटा। सेकंड इक्वेशन बनेगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, 1 फ्रॉम 2 को करना है, तो हम 2 फ्रॉम 1 भी कर सकते हैं, वो भी सही रहेगी। दोनों से ही मतलब x और y की वैल्यू हमारी सही निकलेगी। तो अब हमने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर लिखा है ना, तो फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन आपको पहले लिखनी होगी। अब इक्वेशन 2 क्या है बेटा, इट इज 51x, तो फ्रॉम के बाद इक्वेशन 2 है, तो हम इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे। ओके, 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरी इक्वेशन 49x, तो इक्वेशन 1 लिखेंगे, 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 हम कर रहे हैं। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें सेकंड इक्वेशन के जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब सॉल्व करते वक्त हम पुराने साइन भूल जाएंगे, ओनली न्यू साइन को कंसीडर करेंगे। अब देखो, इधर इधर प्लस माइनस माइनस होगा, 51 में से 49 गए, कितना आया बच्चे 2x, और ये प्लस माइनस माइनस 51 माइनस 49 करेंगे 2y होगा, लेकिन साइन किसका, बड़े का। न्यू साइन को देखना है जो कि 51 के आगे है, बड़ा नंबर है 49 से, तो हम माइनस 2y, और सेम यार प्लस माइनस माइनस 499 को 501 से सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 2 आएगा, और प्लस आएगा क्योंकि 501 बड़ा है। अगेन आप देखो, ये वाली इक्वेशन को हम कि ईच टर्म को, हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं, तो ये भी हम कर देंगे। इसके नीचे 2 लगा दो, 2y के नीचे भी 2 लगा दो, और 2 के नीचे भी 2 लगा दो। ये 2 और 2 कट गया, x, ये 2 और 2 कट गया, यहाँ पर माइनस y, और ये 2 और 2 कट गया 1। ये फॉर्म हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को हमें सॉल्व करना है।
तो इसको कॉपी कर लेते हैं। पहले इक्वेशन 3, कोई भी इक्वेशन पहले लिख सकते हो आप। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दो, इसमें कॉफिशिएंट ऑफ x भी सेम है, यानी कि x के आगे जो नंबर है वो भी सेम है और y के आगे जो नंबर है वो भी सेम है, लेकिन इसमें y के साइन जो है ना अपोजिट है। अपोजिट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में प्लस है, सेकंड इक्वेशन में माइनस है, तो हम इसमें सब्ट्रैक्ट ना करके ऐड ही करेंगे और इन दोनों को कट कर देंगे विदाउट चेंजिंग द साइन। तो प्लस माइनस प्लस वाई माइनस वाई कट गया। अब x प्लस एक्स कितना हुआ, 2x हुआ और 10 प्लस 1 इज 11। अब x इज इक्वल टू 11 अपॉन 2। अब x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमें y की निकालनी है, तो इसके लिए इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब x की जगह 11/2 डालेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू क्या होगा, जो 11/2 है RHS में जाके यानी कि 10 के साथ जाके माइनस 11/2 हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट 10 के नीचे 1 लगा दो, कुछ नहीं है, तो अब 1 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। सो y इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले जो हमने एलसीएम लिया 2, उसको तो 10 के नीचे है नंबर यानी कि डिनोमिनेटर है 1 है, तो 1 से डिवाइड करो, 2 डिवाइडेड बाई 1 2 होगा। और जो आंसर आया, जैसे 2 को 1 से डिवाइड करके 2 आया, आंसर 2 आया ना, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई 2 20। सेम अब हम यहाँ करेंगे इस वाली फ्रैक्शन के लिए, तो 2 को 2 से डिवाइड करो, इस एलसीएम वाले 2 को इसके डिनोमिनेटर वाले 2 से डिवाइड करो, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1 और 1 को 11 से यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दो। अब y की वैल्यू क्या हुई बच्चे, 20 माइनस 11 दैट इज 9, 9 अपॉन 2। सो x की वैल्यू हमारी 11/2 आ गई और y की वैल्यू हमारी 9/2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गिवन है हमें और क्या प्रूव करना है, ध्यान से समझना। इन द गिवन फिगर बिलो हमें गिवन है AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन BD एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमने गिवन में लिख दिया। और हमें शो क्या करना है, शो दैट ट्रायंगल BAE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAD। BAE कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला देखो, ठीक है, और CAD ये वाला ट्रायंगल CAD, इन दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है। तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ये जो गिवन है ना कि AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन BD, इसको हम यहाँ कॉपी कर लेंगे और अब ध्यान से इसको फिगर से रिलेट करते हैं जो हमें गिवन है। देखो इधर, अगर हम AD को ऑब्जर्व करें, लाइन सेगमेंट AD कौन सी है, ये वाली, ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है बेटा, CAD का पार्ट है ना, यस सर CAD ट्रायंगल का पार्ट है। और जो ये इसके नीचे जो साइड है AE, ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल BAE, यानी कि AD पार्ट है, AD किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ ट्रायंगल CAD, ओके। और AE किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ ट्रायंगल BAE। और इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए, ध्यान से सुनो, किसके इक्वल होना चाहिए था, AC, बड़े वाले ट्रायंगल की AC अपॉन स्मॉलर ट्रायंगल की AB के इक्वल, ठीक है। लेकिन यहां पर तो हमारे पास BD है ना, यहां अगर BD की जगह AB होता ना तो हम कह सकते थे कि AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन AB और साथ में एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल BAE और ट्रायंगल CAD हमारे सिमिलर हो जाते बाय SAS, क्योंकि दो साइड का रेशियो, टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है और उनके बीच के जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल्स, देखो दोनों साइड के बीच में ना एंगल तो इंक्लूडेड, वो इक्वल हो गया, तो SAS से तुम्हारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाते। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमें AC अपॉन BD दिया इंस्टेड ऑफ AB। तो अब कैसे हम BD की जगह AB लाएंगे ताकि हम ट्रायंगल को सिमिलर कर सके, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा
जो हमें सेकंड गिवन है। और क्या गिवन है इसके, एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू 2 कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल BAD का पार्ट है। ठीक है, इसमें हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे जो मैं आपको भी बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, उसमें हमें एंगल B यानी कि ये वाला एंगल और एंगल C इक्वल दिए हैं। तो जो एंगल B के सामने वाली साइड होगी, B के अपोजिट कौन सी है, एरो से देखो AC, किसके इक्वल होगी, जो C के अपोजिट है, C के सामने है AB, यानी कि दोनों इक्वल एंगल के सामने वाली साइड भी इक्वल होगी। तो AB इक्वल टू AC हम ले सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम कैसे लिखेंगे, दैट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। जो साइड अपोजिट होती है इक्वल एंगल्स के, वो इक्वल होती है। तो अब इस ट्रायंगल में भी ऐसा ही कुछ है, होगा, देखो है कुछ BAD, इसमें एंगल 1 और एंगल 2 दिया है। अब एंगल 1 के अपोजिट हमारे पास BD है, देखो ध्यान से, एंगल 1 के अपोजिट BD, BAD वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करना। ओके, ये B वाली लाइन बीच में भूल जाना अगर है। और जो एंगल 2 के अपोजिट कौन सी है, AB, एंगल 1 के अपोजिट BD और एंगल 2 के अपोजिट AB। तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू BD, कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल से। तो हम यही करेंगे, पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BAD एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन। ओके, सो AB इक्वल टू BD, AB इक्वल्स टू BD, और रीजन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, वो इक्वल होती हैं, तो हम साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल लिख दिया हमने इधर। और अब इसे अगर हम जो हमने यहाँ इक्वेशन लिखी थी, ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें और इसे इक्वेशन 2 मान लें। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम, पहले लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, कैन वी से दैट, क्या हम ये लिख सकते हैं कि AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन BD की जगह क्या आ जाएगा, BD किसके इक्वल है, AB के इक्वल है ना, तो BD की जगह हम AB लिख देंगे। तो जो हम अब चाहिए था अब हमें मिल गया। अब हम सिमिलरिटी करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BAE, इन ट्रायंगल BAE एंड ट्रायंगल CAD, CAD, ध्यान से समझना बेटा। इसमें बड़े वाले ट्रायंगल की AD साइड, यहां पर देखो AD की साइड, बड़े वाले ट्रायंगल की AD साइड अपॉन स्मॉलर ट्रायंगल की AE साइड, यानी कि CAD की AD और BAE की AE साइड किसके इक्वल हो गई। अब देखो जो हमने प्रूव किया, यहां प्रूव किया ना, AC अपॉन AB के, बड़े वाले ट्रायंगल की अब AC साइड अपॉन स्मॉलर ट्रायंगल की AB साइड, होगी कि नहीं, यस सर। सो हम इधर लिख देंगे AC अपॉन AB, और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, क्योंकि एंगल A BAE में भी आ रहा है, देखो नेमिंग में भी देख सकते हो, फिगर में भी देख सकते हो, BAE में भी एंगल A है और CAD में भी एंगल A है, एंगल A कॉमन, और इसमें लिख देना प्रूव्ड, ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। तो इससे क्या हुआ कि ट्रायंगल BAE बिकम सिमिलर टू ट्रायंगल CAD बाय SAS rule. Okay, SAS rule. Hence proved. Question number 23. In the given figure, O is the center of the circle. हमें एक फिगर गिवन है, उसमें हमें एक सर्कल दिया हुआ है और कहा है कि O उस सर्कल का सेंटर है। हमें फाइंड करना है एंगल AQB, और इसके अलावा हमें गिवन है PA एंड PB आर टेंजेंट्स
टू अ सर्कल एंड एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 75। जो ये वाला एंगल ए पी बी है ना, ये हमारा 75 डिग्री है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और फाइंड क्या करना है, ए क्यू बी। अब कैसे फाइंड करेंगे ए क्यू बी, ध्यान से समझना। ए क्यू बी फाइंड करने के लिए पहले हमें ए ओ बी निकालना होगा। और ए क्यू बी जो है ना, क्लास 9th की एक थ्योरम है, उससे निकलेगा। दैट आई विल एक्सप्लेन यू। जब पहले हम ए ओ बी निकालेंगे उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले ए ओ बी हम फाइंड करते हैं। अब ए ओ बी फाइंड करने के लिए हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। हमें पता है कि पी ए जो है ना, टेंजेंट जो है, रेडियस ओ ए पे परपेंडिकुलर होगा। पी ए परपेंडिकुलर टू ओ ए, ओके, एंड पी बी परपेंडिकुलर टू ओ बी। पी बी परपेंडिकुलर टू ओ बी, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, ओके। और परपेंडिकुलर क्यों है, इसका रीजन भी लिखना होगा हमें। टेंजेंट टू अ सर्कल, तो टेंजेंट होते हैं ना सर्कल के ऊपर, वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द रेडियस। टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो अब इससे जब ये परपेंडिकुलर हो गए, पी ए ओ ए के परपेंडिकुलर हो गया और पी बी ओ बी के परपेंडिकुलर हो गया, तो इससे ये क्या प्रूव होता है कि एंगल ए 90 रहेगा और एंगल बी भी 90 रहेगा। तो हम लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी इज ऑल्सो 90। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए पी बी ओ, ओके, ए पी बी ओ एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होता है, इस 360 डिग्री। तो हम लिख देते हैं पहले हम लिखते हैं एंगल ए पी बी जो हमें गिवन है, ओके। कोई भी पहले लिख सकते हैं वैसे तो। और फिर उसके बाद हम एंगल ए ओ बी लिखते हैं जो हमें फाइंड करना है। उसके अलावा एंगल ए बी क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है और इसी तरह से एंगल बी भी इसी क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। तो इन 4 एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इससे अब एंगल ए ओ बी हमारा फाइंड होगा। तो ए पी बी 75, ए ओ बी हमें फाइंड करना है तो उसको ए ओ बी लिख देते हैं। एंगल ए 90 और एंगल बी भी 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब नेक्स्ट एंगल ए ओ बी को आप ऐसे ही लिख दो, और 75 प्लस 90 इज 255, ओके, इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ अब एंगल ए ओ बी कैसे फाइंड होगा, ए ओ बी के लिए हमें 360 में से 255 माइनस करना होगा। 360 माइनस 255 जो कि आता है हमारा 105 डिग्री। अब हमारा एंगल ए ओ बी कितना आ गया, 105, ओके। एंगल ए ओ बी 105 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था एक्चुअली, एंगल ए क्यू बी ना, फाइंड एंगल ए क्यू बी। देखो मैंने यहाँ भी लिखा था टू फाइंड एंगल ए क्यू बी। अब ए क्यू बी कैसे फाइंड हो, इसके लिए आपको क्लास 9th की एक थ्योरम यूज करनी होगी। वो थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से समझना। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, रफ सर्कल है। तो इसका सेंटर ओ मार्क कर लिया और ए बी उसकी एक आर्क है, ए बी आर्क है जो मैंने डार्क करी है। अब ये सेंटर पे कैसे एंगल बनाएगी, एक लाइन ए से जाएगी ऐसे लाइन सेगमेंट और एक यहां से। तो ये वाला एंगल ए ओ बी बनेगा सेंटर में। जब हम ट्रायंगल की इस एंगल की नेमिंग करेंगे ना ए ओ बी, तो ए और बी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में आएगा और ओ बीच में आएगा, वर्टेक्स ओ। तो ए ओ बी एंगल बन रहा है। इस डबल 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 मीन्स 2 टाइम्स होगा, इंटू 2 करेंगे किसका, एंगल सबटेंडेड बाय इट, इट यानी कि आर्क की बात कर रहे हैं, बाय इट,
ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि आर्क को छोड़ के बाकी पार्ट पे कहीं पर भी जो एंगल ये आर्क सबटेंड करेगी। अब आर्क कैसे सबटेंड करेगी? अगेन रिमेनिंग पार्ट के ऊपर यहां से एक लाइन जाएगी ए से, और एक लाइन जाएगी बी से। तो ये और पी हम यहां मार्क कर देंगे, तो ए पी बी। अगेन इसमें जो पी है वो बीच में आएगा नेमिंग करते वक्त, और ए और बी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में होंगे, तो एंगल ए पी बी। तो जो एंगल ए ओ बी होगा ना, वो ए पी बी का डबल होगा, इसको माइंड में रखना। ओके, अब इसी तरह से इस फिगर में भी कुछ ऐसा ही है, ध्यान से देखो। ये ए ओ बी कौन सी आर्क सबटेंड कर रही है? सेंटर पे एंगल, ये वाली आर्क सबटेंड कर रही है सेंटर पे ए ओ बी। देखो ए से ओ तक एक लाइन जा रही है, बी से ओ तक एक जा रही है, तो ये वाला एंगल हमारा 105 निकला है जो। और रिमेनिंग पार्ट यानी कि जो मैंने हाईलाइट किया है उसको छोड़ के वो आर्क है, और रिमेनिंग पार्ट कौन सा है? ये वाला, ध्यान से देखना। तो उस पे कौन सा एंगल आर्क, ये वाले आर्क सबटेंड कर रही है? जैसे ए से क्यू तक लाइन गई और बी से क्यू तक, तो ए क्यू बी। तो जो ए ओ बी होगा ना, वो ए क्यू बी का डबल होगा। तो अब हम ये लिखते हैं कि एंगल ए ओ बी इस डबल, डबल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस एंगल ए क्यू बी। ओके, अब ए ओ बी कितना है हमारा? 105, और 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्यू बी हमें फाइंड करना है। अब इधर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हमें एंगल ए क्यू बी निकालना है ना, तो जो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइजर में चला जाएगा 105 के नीचे, तो यानी कि 105 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो फाइनली अब इसको अगर हम सॉल्व करें ना, तो ये इस 105 को 2 से डिवाइड करें, इसका डेसिमल में आंसर आएगा, और एंगल ए क्यू बी हमारा 52.5 डिग्री हो जाएगा। ओके, और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड मीन मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक क्या होता है? मिनट शो करता है, उसकी लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है, और हमें निकालना है कि वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स, जब वो मूव करेगा कहां से? 7:05 PM से 7:40 PM तक मूव करेगा, तो वो कितना एरिया क्लॉक का स्वेप्ट कर लेगा। तो पहले हम एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल मैंने ड्रॉ करा हुआ है, इसके अंदर क्लॉक बनाएंगे हम। यहाँ 12, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ 9, और 12 के बाद 1 2, 3 के बाद 4 5, 6 के बाद 7 8, और 9 के बाद 10 एंड 11। तो ये हमारी क्लॉक ड्रॉ हो गई। अब वो कहता है मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, और साथ में ये मेंशन है कि वो कहाँ पर है? 7:05 PM टाइम शो कर रहा है, ये हमें बताया हुआ। तो 7:05 PM पे मिनट हैंड कहाँ पर होगा? 1 पर होगा ना, 5 मिनट, 7:05 में, तो 5 मिनट 12 से लेके 1 तक होंगे, तो मिनट हैंड होगा 1 पे इज द, ठीक है, ये मिनट हैंड हो गया। अब ये मूव कर रहा है, और कहाँ तक मूव करता है? 7:40 PM तक। अब 7:40 PM पे मिनट हैंड कहाँ आ जाएगा? 7:40 में 7:40 पे मिनट हैंड होगा हमारा 8 पे। ओके, 8 पे आ जाएगी सुई जो मिनट हैंड वाली है। तो हमें निकालना है कि इसने कितना एरिया स्वैप कर लिया। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या एरिया उसने स्वैप किया? ऐसे मूव कर रहा है, ये एक्चुअली सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और अगर यहाँ से यहाँ तक ये सर्कल में मूव कर रहा है, ये तो एरिया इसने स्वैप किया। लेकिन अगर ये कंप्लीट सर्कल होता, मैं इसको बाकी का सर्कल डॉटेड बना रहा हूँ, कंप्लीट करो सर्कल को, कुछ इस तरह का सर्कल बनता। तो क्लॉक का कौन सा एरिया इस मिनट हैंड ने स्वैप्ट किया है? ध्यान दो, ये वाला ना जो मैं ये शेड कर रहा हूँ, ये एरिया इसने स्वैप्ट किया है क्लॉक का। तो यही एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये एरिया कैसे फाइंड होगा? ये शेप क्या है, आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करनी है कि शेप क्या है। ये शेप है 2 रेडियस, इसमें 2 रेडियाई है। रेडियाई मीन्स प्लूरल ऑफ रेडियस, एक रेडियस ये, एक ये,
और ये एक आर्क है, ये ध्यान दो बच्चे, ये वाली आर्क है कि नहीं? यस सर, आर्क है। तो दो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को हम सेक्टर कहते हैं। तो यानी कि इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब इसमें रेडियस क्या होगा, थीटा क्या होगा, पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है। जो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड है ना, कितनी दी थी हमें, 6 सेंटीमीटर, वो इसका रेडियस होगा। देखो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो एक लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट को सर्कमफ्रेंस तक ज्वाइन करती है, सर्कमफ्रेंस में कोई भी पॉइंट हो, उसको सेंटर से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी, तो जैसे ये ओपी है, ओपी रेडियस है, इसी तरह से ओ क्यू भी रेडियस है, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस क्या रहेगा हमारा, 6 सेंटीमीटर। अब इसमें थीटा क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल, जो एंगल यहां बन रहा है। तो इसके लिए ध्यान रखना, जब ये मिनट हैंड सपोज 12 से स्टार्ट होके 12 तक जाता है, तो कितना टाइम लेता है, 1 आवर। 1 आवर, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, अब इन 60 मिनट वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी हमें देखते हैं। ये बनाता है 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, तो 360 डिग्री यानी कि कंप्लीट एंगल। तो इन 60 मिनट एंगल फॉर्म इज 360, यानी कि थीटा इज 360 इन 60 मिनट। तो 1 मिनट में थीटा क्या होगा, इन 1 मिनट थीटा विल बी 360 अपॉन 60। ओके, 360 अपॉन 60, तो कैंसल आउट करो, 6 डिग्री इन 1 मिनट, थीटा इज 360। अब हमें कितना टाइम इसको लगा ये एरिया स्वैप करने में, पहले हम वो देखेंगे। 7:05 PM से 7:40 PM तक 35 मिनट होते हैं ना, 7:05 PM और 7:40 PM के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो 35 मिनट का है। तो यानी कि हम ये देखेंगे कि 35 मिनट में थीटा क्या रहेगा। तो थीटा होगा 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 35 मिनट में 6 मल्टीप्लाई बाय 35 हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाय 35 इज 210। तो हमारे पास थीटा भी आ गया 210 डिग्री। अब ये वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर दो, थीटा की जगह 210 डाल देंगे अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 है, और रेडियस 6 लेना है जो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड है। अब इसकी कट करो इसको, जैसे ये 0 0 कट गया, 6 1 द 6, 6 6 द 36, उसके अलावा 7 1 द 7, 7 3 द 21, ये 6 1 द और ये भी 6 1 द। तो अब हमारे पास क्या रिमेनिंग रहा, सब कुछ काटने के बाद 3 मल्टीप्लाई 22, और 3 मल्टीप्लाई 22 इज 66। सो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड क्या हुआ, 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। नंबर 24 का सेकेंड पार्ट, इन द गिवन फिगर, हमें कहा है कि इन गिवन फिगर, हमें फिगर दी हुई है, आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। आर्क्स ड्रॉ करी हैं जिनका रेडियस, रेडियस क्या होगा, ये वाला पोर्शन 7 सेंटीमीटर, with with the vertices A, B and C, A, B, C and D of quadrilateral as center। तो ये आर्क है। अब ये आर्क क्या होती है, आर्क पार्ट ऑफ द सर्कल होती है बेटा, ठीक है, पार्ट ऑफ द सर्कल होती है। जैसे मान लो ये आर्क है, तो इसका कंप्लीट सर्कल कैसे बनेगा, इस आर्क का कंप्लीट सर्कल कुछ ऐसा होगा, ये रफ बनाया है, कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो और उस ये सर्कल का रेडियस, एक्चुअली हम जो आर्क का रेडियस कह रहे हैं उससे सर्कल का रेडियस होगा ये 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है, वो क्या फिगर कहलाएगी, जैसे दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया होता है ना, उसे हम सेक्टर कहते हैं। तो ये जो बन रहा है ना, सेक्टर है ए पे, ऐसे बी पे भी एक सेक्टर बन रहा है, रेडियस और आर्क के बीच का एरिया। ऐसे सिमिलरली सी पे भी सेक्टर है और डी पे भी एक सेक्टर बन रहा है। ओके, तो ये माइंड में रखो। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये 4 शेडेड रीजन है, इनका एरिया हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन रहेगा क्या, एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। एरिया ऑफ शेडेड रीजन
होगा, कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला से, क्योंकि जो शेडेड रीजन है ना वो एक्चुअली सेक्टर है, लेकिन इनमें सब सेक्टरल एंगल जो है ना डिफरेंट है। इसमें एंगल ए है, इसमें एंगल बी है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर है तो सारे एंगल डिफरेंट होंगे। तो एंगल सी है और ये एंगल डी है, सबकी सब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी की जो मेजर है, चारों एंगल की मेजर जो है वो डिफरेंट है। तो लेकिन फॉर्मूला तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या रहेगा, एक ही रहेगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल। तो इसमें सेक्टर 1 प्लस सेक्टर 2, एरिया ऑफ सेक्टर 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 3 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 4 लेंगे। तो फॉर्मूला में वैल्यू डालें तो फर्स्ट सेक्टर के लिए थीटा क्या होगा, ए होगा, ओके, ए अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। रेडियस सबका सेम है, 7 सेंटीमीटर को लिखा है ना, 7 सेंटीमीटर ईच, हर ईच मीन्स हर एक जो आर्क है, हर सेक्टर का जो रेडियस है 7 है, तो रेडियस तो हम आर लेंगे। ऐसे ही S2 का एरिया भी क्या होगा, थीटा इसमें बी रहेगा, S2 मान लो ये वाला सेक्टर है, तो इसका जो थीटा है वो बी रहेगा और रेडियस आर ही रहेगा, यानी कि बी अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, प्लस जो ये सेक्टर है इसका थीटा सी है, सी अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, सेम ईयर, प्लस डी अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, इन 4 टर्म्स में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, एक तो 360 कॉमन है और पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो हम ये कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ओके। अब ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी क्या है, ये है हमारे एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जो सम होता है ना वो 360 डिग्री होता है। तो हम इन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह 360 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 360 कर देंगे और यहाँ लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम, इंपॉर्टेंट है रीजन लिखना, ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ओके। अब 360 कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 22/7 होती है, अगर मेंशन नहीं है तो हम 22/7 लेंगे, और रेडियस कितना है 7, और क्योंकि आर स्क्वायर है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, ये 7 से 7 कटा, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 154। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें कहा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है एंड कोस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स a एंड b। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन और दी है, दैट इज एंगल a प्लस बी लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी कि a और b एक तरह से एक्यूट एंगल्स हैं और a इज ग्रेटर देन b है, कि a जो है b से ग्रेटर आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, हमें 1 दिया है ना, तो साइन a प्लस बी 1 कितने डिग्री पे होता है, तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को रेफर करना होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लर्न कर लेना। अब साइन वाला कॉलम में 1 कितने डिग्री पे है, देखो साइन वाले कॉलम को ऑब्जर्व करो, 1 जो है ना 90 डिग्री पे है, तो हम इधर लिखेंगे साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ओके। इसी तरह से आप ये देखेंगे कि cos √3/2 कितने डिग्री पे है, क्योंकि हमें क्या दिया है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 दिया है ना, तो cos √3/2 कितने डिग्री पे है, तो इसके लिए cos वाले कॉलम को ऑब्जर्व करो, cos वाले कॉलम में √3/2 इधर है, वो कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। यहां पर हम cos 30 इज इक्वल टू √3/2 लिख देंगे, फाइन। अब कंपेयर करो, सबसे पहले साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 को किससे कंपेयर करो, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। देखो बाकी सब कुछ सेम है, साइन सेम है, 1 1 सेम है, इज इक्वल टू भी सेम है,
a प्लस बी की जगह क्या आ रहा है, 90 आ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट। सिमिलरली इसमें भी ऑब्जर्व करो कि cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 को cos 30 इज इक्वल टू √3/2 से कंपेयर करो। इसमें भी देखो cos cos सेम है, इज इक्वल टू है √3/√3/2, दोनों ही सेम है। अब इधर चेंज क्या है, इधर बस चेंज इतना है कि a माइनस बी किसकी जगह क्या आ रहा है, 30, यानी कि a माइनस बी हमारा किसके इक्वल होगा, 30 के। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 पहले लिख लेंगे, देन वी विल राइट a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब इसमें देखो b के कोफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यानी कि हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम प्लस बी माइनस बी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो a प्लस ए कितना होगा बच्चे, 2a, और 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120। अब a की वैल्यू क्या होगी, 120 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई बाय a था तो इधर आके डिवाइजर में चला गया, 120 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो a की वैल्यू हमारी 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ गई। अब a की वैल्यू आ गई, अब हमने निकालनी है b की वैल्यू। तो उसके लिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी एक में a की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो। तो हम पहले इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 है, a की जगह आप 60 लिखो और b की वैल्यू फाइंड कर लो। और अब b की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 90 प्लस 60, 90 के साथ जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो फाइनली हमारा आंसर आ गया, a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट है हमारे सामने। इसमें हमें क्या करना है, एक एक्यूट एंगल फाइंड करना है। लिखा है ना, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। हमें ये कंडीशन दी है और हमें एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। इसमें सबसे पहले हम cos थीटा साइन थीटा की वैल्यू लेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको यूज करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद रखने का एक तरीका भी है बेटा, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, PBP HHP। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, ऊपर होता है साइन कॉस tan और नीचे कॉसेक सेक और कॉट। अब ध्यान से समझना, हम कॉस कैसे निकालेंगे। पहले एक राइट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, उसको कुछ भी नेम दे देंगे, लाइक हमने नेम दे दिया इसको ABC, और B पे हमने 90 डिग्री लिया। 90 की जो अपोजिट वाली साइड होती है ना, इट इज ऑलवेज कंसीडर एज हाइपोटेन्यूज, उसको हम हमेशा हाइपोटेन्यूज लेते हैं। और हमने थीटा किसे कंसीडर किया है, एंगल C को, क्योंकि लिखा है ना एन एक्यूट एंगल थीटा। तो एक्यूट एंगल या तो एंगल A हो सकता है या एंगल C, तो A और C में से किसी एक को थीटा मान लेना है। तो एंगल C को हमने थीटा ले लिया। अब थीटा की जो सामने वाली साइड होती है ना, अपोजिट, जैसे थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है, AB है ना, ये परपेंडिकुलर होगी बच्चा, और BC जो होगी बेस होगी, साथ वाली साइड बेस होती है। तो ये ध्यान रखना, हाइपोटेन्यूज ये हो गई, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब हमें निकालना क्या है, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो इधर cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस इधर क्या है बेटा, BC, तो हम लिख देते हैं BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC, BC अपॉन AC माइनस साइन थीटा क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर देखो क्या है इस फिगर में, AB है, तो AB अपॉन AC। क्लियर है इतना। अब डिनोमिनेटर में भी हमारे पास cos थीटा और साइन थीटा है, लेकिन बीच में प्लस का साइन है, तो cos थीटा तो हमने अभी फाइंड किया, BC अपॉन AC। इसको हम ऊपर से कॉपी कर देंगे, यहाँ आएगा प्लस का साइन, और साइन थीटा भी हमने फाइंड किया, AB अपॉन AC। तो AB अपॉन AC हमने यहाँ लिख दिया, और साथ में इसको कॉपी कर दो जो हमें गिवन है, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऊपर वाले को सॉल्व करो पहले। AC हमारा यहाँ आएगा, इसका डिनोमिनेटर सेम है तो AC लिख देंगे, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम नंबर्स को, न्यूमिनेटर को एज इट इज माइनस कर देते हैं, BC माइनस AB, या प्लस भी कर देते हैं, जैसे डिनोमिनेटर में प्लस होगा, ध्यान से समझना। तो नीचे इधर आ गया AC, ओके, और इधर होगा BC प्लस AB इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। इतना क्लियर है बेटा? अब आगे ध्यान से सुनो। अब हम क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर वाले पार्ट को एज इट इज लिखो, BC माइनस AB अपॉन AC। न्यूमरेटर वाला पार्ट कौन सा है, देखो बेटा ये वाला है ना, ये पॉइंटर पे ध्यान दो, ये हमने ऐसे ही लिख दिया, अपॉन जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, AC अपॉन क्या होगा, BC प्लस AB। BC प्लस AB इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। अब देखो बेटा AC और AC कट गया, हमारे पास क्या आया, BC माइनस AB अपॉन BC प्लस AB, ओके, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। अब इसको कंपेयर करेंगे हम LHS को RHS से। अब देखो सबसे पहले BC की जगह इधर क्या है, 1 है, न्यूमरेटर में भी 1 है और डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो BC की वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कंफर्म करो, 1 ही है ना, यस सर 1 है, तो BC को हम 1 मान लेते हैं, और BC यानी कि बेस, बेस हमारा 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट। और आगे ध्यान दो, AB को इस, अब इधर माइनस का साइन है, ये माइनस का, नीचे प्लस और प्लस है, और AB न्यूमरेटर में भी AB है, डिनोमिनेटर में भी AB है, और इधर AB को AB की जगह इधर क्या आ रहा है, √3, और डिनोमिनेटर में भी √3 आ रहा है, तो यानी कि AB क्या रहा होगा, √3 रहा होगा, तो AB इज इक्वल टू √3। ओके, हमारे पास BC की वैल्यू आ गई और AB की वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू √3 हो गई, ओके, तो यहां तक हमारा BC और AB निकल गया, और AC पाइथागोरस से 4 यूनिट आएगा, लेकिन उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो बच्चा, AB अपॉन BC अगर हम करना चाहे तो AB क्या है, परपेंडिकुलर, और BC है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, tan में आता है ना, तो हम थीटा की रिस्पेक्ट tan निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना tan, और थीटा हमें फाइंड करना है, तो हम tan थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं। और AB कितना है, देखो बेटा √3 है, यस सर √3 है, और BC 1 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, tan थीटा इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, √3 अपॉन 1 है, तो 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो सेम नंबर आता है, तो √3 डिवाइडेड बाय 1 √3 हो जाएगा। अब ध्यान दो, √3 किसके इक्वल होता है, कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होता है, ये टेबल में आप देख सकते हो, √3 या तो tan 60 के इक्वल होता है या cot 30 के इक्वल होता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास tan है, तो हम √3 की जगह क्या लेंगे, tan 60, क्योंकि tan 60 जो है हमारा √3 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 60 इज इक्वल टू √3। अब देखो tan कट गया, √3 कट गया, थीटा की जगह आपको क्या दिख रहा है, 60। एक्चुअली आपको नहीं काटना, लेकिन मैंने समझाने के लिए ऐसे ऐसे बताया कि ये सेम है, √3 सेम है, tan और tan सेम है, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 60। दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री।